करते हैं एक और वीडियो की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो वार्षिक परीक्षा 2024 होगी, उस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो थे चैप्टर वाइज वो अपन पहले कर चुके थे और अब अपन मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 1 जो है वो आपका हो चुका है और आज अपन बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2 की। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ ये जो जितने भी आपके मॉडल पेपर के जो वीडियो होने वाले हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि इसमें कई जो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ समाहित होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इस जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर के अंदर हमने कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को है वो शामिल किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ठीक है, तो आपको जो है वो लिखना है। ये एग्ज़ाम जो पेपर है उसका नमूना है, तो ठीक है, तो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से लिखी हुई हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की ओर। और पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पर आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है, संसाधन भूगोल, चिकित्सक भूगोल, लिंग भूगोल और सैन्य भूगोल। तो बताइए इसमें जो आंसर है वो क्या होगा। तो राइट आंसर आपका होगा ए, संसाधन भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। इसके अलावा कृषि भूगोल है, विपणन भूगोल है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो ये सारे के सारे आपके आर्थिक भूगोल के ही जो है उदाहरण हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है कहलाता है। ठीक है, तो 2 समय अंतरालों के बीच जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होता है या लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो उसे आप क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, क्या कहेंगे। तो राइट ऑप्शन आपका होगा ए, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ये जो आपका यहाँ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा है स्टूडेंट। तो आपको इसको याद भी रख लेना है कि समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव विकास उपागम। ठीक है, तो मानव विकास उपागम है। तो बताइए, देखो, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर आपका द हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता चल चुका है कि इसका राइट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। तो बताइए, सिंकोना नामक जो वृक्ष होता है उसकी छाल से क्या प्राप्त होती है स्टूडेंट। रबड़, कुनेन, बाल्टा या गोंद। तो कुनेन से क्या मतलब जो है, सिंकोना से बनती है कुनेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और कुनेन क्या है, एक दवाई है। ठीक है, क्या है, दवाई है। किस काम में आती है, मलेरिया के। ठीक है, मलेरिया नामक जो बीमारी है उसके काम में कुनेन आती है, जो सिंकोना वृक्ष की छाल से जो है वो प्राप्त होती है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्यूमिनियम उद्योग निम्न में से जिस कारक के निकट स्थापित किया जाता है वह है। तो कौन सा कारक है, बाजार, कच्चा माल, कुशल श्रमिक या ऊर्जा। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। एल्यूमिनियम उद्योग के लिए ऊर्जा, ऑप्शन नंबर द जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये आंसर सही है या गलत है, कमेंट बिल्कुल करोगे। और सारे जो प्रश्न हैं 16 आपके छोटे वाले यानी एबसद हैं, और इसके अलावा आपके जो रिक्त स्थान है 10। तो टोटल 26 नंबर हैं। तो ये 26 क्वेश्चन है 13 नंबर के। तो आपको इनमें से जो है बताना है कि आपके कितने सही होते हैं पूरे ईमानदारी से। ठीक है, इससे आप अपने आप का मूल्यांकन भी कर पाओगे स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, इनमें से परिवहन का प्रकार कौन सा नहीं है। सड़क, जल, मोबाइल और वायु। वैसे जहाँ तक मुझे पता है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो मोबाइल जो है वो आपका राइट आंसर होगा से। ठीक है, और ये क्या है, संचार का साधन है। ठीक है, आपको याद रखना है मोबाइल क्या है, संचार का साधन है, बाकी तीनों परिवहन के साधन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश में रेल मार्गों का जाल सघनतम पाया जाता है। तो सघनतम जो घनत्व है रेल जाल का, ये वही जा है ना, आ की मात्रा है जाल। ठीक है, तो कहाँ पर है, रूस में, कनाडा में, या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राज़ील। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देश का नाम आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सघनतम जाल तंत्र है वो पाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, महाद्वीप की, तो यूरोप आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है महाद्वीप है वो यूरोप है,
और देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट की ओर। है हमारा ओपेक का मुख्यालय जिस शहर में स्थित है वह है। तो ओपेक का मुख्यालय कौन से में है? वियना, बाबादान अबादान सॉरी, ठीक है, त्रिपोली या वॉशिंगटन। तो बताइए इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट। तो ओपेक क्या है? सबसे पहले ओपेक जो है ऑयल कंट्री है ना, जितनी भी आपकी ऑयल कंट्री हैं, ठीक है, इन कंट्रियों का एक समूह है जिसको ओपेक के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्यालय वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया बोल सकते हो आप, ट्रिया, ठीक है। कहाँ है स्टूडेंट? ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना, ठीक है। तो इसका मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो बताइए कौन सा समूह है? चारों समूह है, चीनी तिब्बती, आस्ट्रिक, भारतीय आर्य और द्रविड़। तो बताइए इनमें कौन सा है राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन आपका है स, भारतीय आर्य, या इसको इंडो आर्यन भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषाई समूह है भारत के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, मुख्य श्रमिक वह है जो एक वर्ष में कम से कम कार्य करते हैं। कितने दिन करते हैं बताइए? 163, 173, 183 या 193, कितने दिन करते हैं? ठीक है, तो मुख्य श्रमिक जो होते हैं वो 183 दिन कम से कम काम करते हैं एक वर्ष में, वो मुख्य श्रमिकों में आते हैं। और जो 183 दिन नहीं कर पाते हैं, उससे कम करते हैं, वो सीमांत श्रमिकों में आते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोनों, ठीक है। और अगर माह पूछा जाए तो 6 माह होगा, ठीक है। अगर माह आ जाए मतलब कितने महीने, तो कम से कम साल में 6 महीने या 183 दिन, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सी जायद की फसल नहीं है? तो बताइए स्टूडेंट इनमें से कौन सी जो है जायद की फसल नहीं है? तरबूज, सब्जी, खीरा या जवार। तो बताइए क्या होगा। मेरे हिसाब से आपको पता चल चुका होगा आंसर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पर बिल्कुल राइट है। जवार जो है वो इसमें रहेगा, जवार, ठीक है। और जवार किसकी? खरीफ की फसल है स्टूडेंट, ठीक है, खरीफ की फसल है ज्वार। बाकी के तरबूज, खीरा और सब्जियां हैं वो आपकी तीनों की तीनों जायद की फसल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम जो है वो कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था स्टूडेंट? 1964 में, 1974 में, 1984 में या 1994 में। तो क्या ऑप्शन सही होगा? प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण संबंधी जो जल अधिनियम है वो स्टूडेंट आपके 1974 में बनाया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका 1974 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है, मध्य प्रदेश का सिंगरौली किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ठीक है, किसके लिए है? कोयला, तांबा, जिंक या निकल। तो बताइए किसके लिए है? तो जो सिंगरौली है वो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली है वो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक सिंगरौर है, ठीक है, तो याद रखना है सिंगरौली और सिंगरौर अलग अलग है बेटा, ठीक है। तो विशेष आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है, पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? तो पवन हंस है वो किससे रिलेटेड है भाई? तो वो आपको यहाँ पर बताना है। जहाज सेवा से, हेलीकॉप्टर सेवा से, रेल सेवा से या सड़क सेवा से। तो किससे है पवन हंस? तो पवन हंस जो है वो आपका हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ा हुआ है या से संबंधित है, या पवन हंस जो है हेलीकॉप्टर सुविधा जो है उपलब्ध करवाता है। अगर परिवहन पूछ लिया जाए कि जो पवन हंस है वो किस परिवहन के अंतर्गत आता है, तब आपका वायु परिवहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वायु परिवहन हो जाएगा। पवन हंस अगर परिवहन से संबंधित पूछे तो वायु परिवहन से संबंधित है, वैसे पूछे तो हेलीकॉप्टर सेवा से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत के किस प्रतन का पोताश्रय सबसे गहरा है? यहाँ पर 4 बंदरगाह दिए हुए हैं, हल्दिया, पारादीप, मुंबई और मारमा गोवा। तो इनमें से कौन सा जो बंदरगाह है जिसका पोताश्रय जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा है? तो इसका राइट ऑप्शन है पाराद्वीप। पाराद्वीप का सबसे गहरा है इन चारों में से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये कहाँ है? हल्दिया है वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। पारादीप उड़ीसा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, और ये आपका गोवा, ठीक है। तो इसके तो पीछे भी गोवा लिखा हुआ है, मारमा गोवा। तो गोवा पहले से ये तो आपको ये पता चली गया कि ये गोवा में, तो आपको याद रखने हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है वायु प्रदूषण हेतु जिम्मेदार कारक हैं। तो वायु प्रदूषण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीस एस्बेस्टस और कार्बन डाई ऑक्साइड या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको मुझे पता चल गया होगा। जी हाँ, जहाँ आप सोच रहे हो वही इसका राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर एबेसैडे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिक्तस्थान के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2 भी दिया हुआ है, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए जानते हैं कौन से रिक्तस्थान है और क्या क्या इनके आंसर होंगे। बढ़ते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जनसंख्या वृद्धि को रिक्तस्थान में व्यक्त किया जाता है। तो बताइए किस में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि को? तो प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में जो है इसको व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, या इसको निरपेक्ष संख्या में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, प्रतिशत और निरपेक्ष संख्या में, दोनों में इसको व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है हमारा रेगिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि या भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो कौन सी कृषि है? तो स्टूडेंट अंगूर की कृषि है। ठीक है, अंगूर की कृषि है वो जो है प्रसिद्ध है स्टूडेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तीसरा है खालिस्तान क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित हैं। तो बताइए दोनों किस कौन से क्रियाकलाप में जी जहाँ उत्पादन भी होता है और विनिमय भी होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा आपका? तृतीय क्रियाकलाप होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो तृतीय क्रियाकलाप में जो है उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार का हमारा है रेगिस्तान में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन हमने एबेसैडे में भी देखा था स्टूडेंट, लेकिन उसमें जो है देश पूछा था, यहाँ पर देश का नाम नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप में जो है रेलों का सघनतम तंत्र पाया जाता है या सघनतम जाल पाया जाता है। ठीक है, देश होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ठीक है, रेल तंत्र, सघनतम रेल तंत्र यूरोप में, और जाल तंत्र वो आपका अमेरिका में। नेक्स्ट है सेलेरी शब्द लेटिन शब्द से बना है। तो सेलेरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? तो ये बना है सेलेरियम से। ठीक है, सेलेरियम शब्द से सेलेरी शब्द बना है। सेलेरियम आपका लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को रिक्तस्थान वर्गों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट? तो ये बांटा गया है 3 भागों में। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से होंगे? 3 वर्ग आपके कौन कौन से होंगे स्टूडेंट? जो है ना, मतलब भाई धनी व्यक्ति, फिर मिडिल क्लास और फिर गरीब। ठीक है, तो 3 कैटेगरी जो है वो भारत की आर्थिक स्तर के आधार पर जनसंख्या की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में आंतरिक और उत्तरी भागों में रेगिस्तान प्रमुख फसल ऋतु होती हैं। तो कितनी भारत में फसलों की कितनी ऋतु होती हैं? 3 ऋतु होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? कौन कौन सी होंगी? खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल संभर प्रबंधन मुख्य रूप से भौम और ये आपका और भौम जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन है। तो भाई जल संभरण है वो किसके लिए है? ठीक है, तो वो है धरातलीय जल के लिए। ठीक है, धरातल और भौम जल जो है उन संसाधनों की दक्षता के लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर धरातल आपका आएगा। नेक्स्ट है राजस्थान व महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में जो संकेंद्रण है वो बढ़ गया है। तो बताइए कौन से का बढ़ा है? क्या चीज़? फ्लोराइड का बढ़ा है भाई। ठीक है, किस क्या बढ़ा है? फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड जो है उसकी मात्रा जो है वो बड़ी है। ठीक है, अत्यधिक पानी के विदोहन की वजह से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपका है इंदिरा गांधी नहर पंजाब में से बांध से निकलती है। तो पंजाब के कौन से बांध से जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है स्टूडेंट? तो हरी के बैराज से। ठीक है, हेरी के बैराज बोल दो या हरी के बांध बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। और ये कहाँ है भाई? ये भी आ सकता है कि हरी के बैराज कहाँ है? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ? सतलज। सतलज और दूसरी कौन सी? व्यास।
ठीक है। नदियों के संगम पर, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज बना हुआ है, जिससे आपकी इंदिरा गांधी नहर है जो निकाली जाती है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। आपको कमेंट बिल्कुल करना है कि जो 26 छोटे वाले क्वेश्चन थे उनमें से आपको जो आपके जो आंसर हैं वो कितने सही हुए, पूरा ईमानदारी से बताना है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो शुरू होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है स्टूडेंट? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये परिभाषा जो है आपकी एलन सैंपल के अनुसार है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि सैंपल की जो परिभाषा है, ठीक है, उस परिभाषा में मतलब 3 बिंदु हैं, कौन से हैं? तो आपको ध्यान में रखने में आपको बता देता हूँ। पहला है अस्थिर पृथ्वी है स्टूडेंट, उसके बाद में क्रियाशील मानव है, और तीसरा है परिवर्तनशील संबंध। ठीक है, तो ये 3 बिंदु हैं। ये कई बार बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखने हैं। अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी कभी भी स्थिर नहीं रहती है, हमेशा परिवर्तनशील रहती है, इसलिए पृथ्वी को सैंपल ने अस्थायी माना है। क्रियाशील मानव, मानव भी क्या है, हमेशा अपनी क्रियाओं से कुछ ना कुछ करता रहता है, लगातार क्रिया करता रहता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और परिवर्तनशील, और इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उन संबंधों में जो है समय के साथ जो है परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण दीजिए। तो प्रतिकर्ष कारक आपको बताने स्टूडेंट। तो पहला आपका हो जाएगा बेरोजगारी, दूसरा हो जाएगा आपकी प्रतिकूल जलवायु। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रतिकर्ष कारक हैं, और भी कारक आपको जो है वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट की अपन बात करें, यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के कोई 2 सूचकांक बताइए। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है वो मानव विकास का मापन कौन से सूचकांक के आधार पर करती है, तो वो हमें बताने हैं। तो ये 2 होते हैं, पहला है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक। तो इनके आधार पर मानव विकास जो है वो करता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, यूएनडीपी जो है उसके फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो क्या होगी, यू से यू है, तो यू से क्या हो जाएगा, यूनाइटेड, एन से क्या हो जाएगा, नेशन, ठीक है, डी से डेवलपमेंट, ठीक है, और पी से क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। तो पूरी इसका पूरा नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, हिंदी में अगर आप याद रखना चाहो तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी हो जाएगी। तो आपको दोनों में इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है, प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम बताइए। तो प्रमुख अर्थ जो है प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है कि वह सभी क्रियाकलाप जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से संबंध रखते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन से, जैसे आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि व खनन कार्य, ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सीधे किससे प्रभावित होती हैं, प्रकृति से सीधा डायरेक्टली प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्रश्न हमारा है, डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम। तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है, विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप दोनों ही नाम आप याद रख सकते हो, विश्व व्यापार संगठन भी याद रख सकते हो, और डब्ल्यूटीओ को इंग्लिश में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। भारत में कौन सी किस्म का कोयला जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा किस कोयले का खनन किया जाता है, तो बिटुमिन्स कोयले का प्रयोग है वो सबसे, या मतलब उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा है वो किया जाता है या पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपन बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत के अंदर जो है एंथ्रासाइट किस्म का कोयला है वो भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बिटुमिन्स का भी जो है ज़्यादा पाया जाता है एंथ्रासाइट से। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारा आ जाता है, अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण क्या है। तो अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण क्या है, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली जो गंदक होती है, ये गंदक ही अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आपको इतना भी आप याद रख सकते हो कि जो कारखानों से जो गंदक निकलती है, ये गंदक ही अम्लीय वर्षा के लिए जवाबदेही है स्टूडेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपका आर्थिक खंड ब शुरू हो जाता है। यहाँ पर लघुतरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यहाँ इन प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने नहीं डाले हैं। ठीक है, क्यों नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर इनको डालकर अगर मैं वीडियो बनाता तो वीडियो इतना लंबा हो जाता कि आप उस वीडियो को आप देखते देखते थक जाते और मैं बनाता।
ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है प्रश्न ही शामिल किए हैं, उत्तर आपको आपकी बुक में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो पहला हमारा है आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखें। तो आर्थिक भूगोल के जो क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं, तो आपको पता है भाई स्टूडेंट। देखो, संसाधन भूगोल, संसाधन है, कृषि है, ठीक है, औद्योगिक है, ठीक है, इसके अलावा और भी विपणन भूगोल है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल है। तो ये सारे के सारे जो है किससे संबंधित है, आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र है। ठीक है, या इनका संबंध जो है वो आपका आर्थिक भूगोल से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 5 का यहाँ पर रह गया आपका। ठीक है, तो 5 का छूट गया स्टूडेंट, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो थॉमस माल्थस की जनसंख्या नियंत्रण संबंधित विचार बताएं। तो यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए इन्होंने कौन कौन से विचार दिए थे, जैसे बहुत से जो है जैसे परिवार नियोजन कार्यक्रम जो हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा लोगों को शिक्षित करना। ठीक है, इसके अलावा जो है जन जागरूकता यानी लोगों को बताना। तो ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आएंगी, तो आपको वैसे जो है इनमें देख लेना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें बड़े पैमाने के उद्योग और लघु पैमाने के उद्योग में कोई 3 अंतर बताने हैं। तो बड़े पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, छोटे पैमाने के उद्योगों में क्या होता है, तो ये बताना है। भाई ये बड़े कारखानों में संपन्न होते हैं जबकि ये छोटे कारखानों में संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, इनमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इनमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसमें अर्धकुशल और कुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिक चल सकते हैं या मतलब काम आ सकते हैं। ठीक है, इसमें उत्पादन ज़्यादा होता है, इसमें उत्पादन कम होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके आप जो है और भी कारण जो है वो आपके ढूंढ सकते हो और इसमें जो है कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण विपणन केंद्रों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो गाँव के अंदर जो व्यापारिक केंद्र होते हैं या संगठन होते हैं तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका 8 का नंबर का जो है वो काफ़ी मोस्ट है, इसको मोस्ट कर लीजिए। साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, क्या है, तो ये क्या है कि साइबर स्पेस इंटरनेट है वो क्या है, कंप्यूटरीकृत और विद्युतीकृत जो है एक प्रणाली है जिसमें जो है बिना किसी श्रम, शारीरिक श्रम के जो भी है संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। www.com जो है से इसको संचालित किया जाता है, जिसे अपन इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके अंतर्गत आएगा, तो वो आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद में भारत सरकार की युवा नीति का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये युवा नीति थी ना, 15 से 29 वर्ष के जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये जो है बनाई गई थी और उसमें जो है लोग जो युवा हैं उन युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार के साधन, ठीक है, इसी प्रकार से कई और जो चीज़ें हैं वो युवाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से देखोगे, ये भी मोस्ट है आपकी। ठीक है, तो ये दोनों ही मोस्ट हैं, आपको अच्छे से देखनी है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट, वो ये है भारत में परिक्षिप्त यानी एकांकी बस्तियों का जो है वर्णन करना है संक्षिप्त में। तो एकांकी बस्ती कौन सी होती है, ऐसी बस्तियां जिनमें घर जो हैं वो दूर दूर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि घर होते हैं, फिर खेत होता है, फिर खेत होता है, फिर घर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है दूर दूर बिखरी हुई होती हैं और इन बस्तियों को एकांकी बस्ती कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है OL। OIL क्या है, ठीक है, OIL क्या है, तो OIL क्या है, तो ये वही है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो क्या करती है, भारत में पेट्रोलियम की खोज यानी उसके अन्वेषण, उसका उत्पादन और उसका वितरण सभी के लिए ये जिम्मेदार है, यानी ये संस्था काम करती है। तो वो आपको बताना है। आज़ादी के बाद भारत में आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में समझाएं। देखो, आज़ादी के समय भारत का आयात जो था वो अलग था, आज अलग कंडीशन में है। क्योंकि देखो भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए मांग भी बढ़ती जा रही है और जिनकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं वो हमें विदेशों से आयात करना होता है, जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, और बहुमूल्य धातु हैं या बहुमूल्य आभूषण हैं। ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें जो है हम विदेशों से मंगाते हैं और उनके बारे में आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, बुक में आपको आसानी से मिल जाएगा। 13 नंबर का, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान हेतु कोई 3 उपाय। ठीक है, तो गंदी बस्तियों के क्या उपाय हैं भाई, क्या उपाय रहेंगे, कचरे का निपटारण करना, ठीक है, जन जागृति फैलाना, ठीक है, शिक्षा का प्रसार करना, या और भी कई ऐसे कारण जो है वो हो सकते हैं। तो वो आप वहाँ से देखकर आप याद कर लीजिएगा बुक से। ठीक है, तो आसानी से आप जो है वो मिल जाएंगे और जो आपको याद हो, सरल हो, लगे आपको ये सरल हैं तो आप वही याद
कर लीजिए। बढ़ते हैं, अब हमारा खंड जो है सह शुरू हो जाता है, जिसमें दीर्घ जो है उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, या दीर्घ लघुत्तरात्मक आप बोल सकते हो, जो 3 नंबर के होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से होंगे, क्या क्या है, आइए जानते हैं इसमें। तो 14 का प्रश्न है, निम्नलिखित पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी लिखें। तो दो यहाँ महामार्ग है आपके, पहला ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है। तो ऑस्ट्रेलियन का बता देना आपकी भाई, पर्थ से स्टार्ट होता है, पर्थ से स्टार्ट होता हुआ ये पोर्ट अगस्ता कलगुडली से होता हुआ आपका जो है सिडनी पहुंचता है, सिडनी से फिर ये मेलबोर्न और एडिलेड होता हुआ जो आगे की तरफ भी इसको विस्तारित कर दिया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के जो खनिज क्षेत्र हैं उनको, कृषि क्षेत्र हैं उनको, ठीक है, आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और आपको उसमें और देख लेना है इसकी लंबाई कितनी है वगैरह है, वो चीज़ें और हो जाएंगी। ओरिएंट एक्सप्रेस की वेग की बात करें तो ये एक्सप्रेस जो है वो लंदन से इस्तांबुल तक है, ठीक है, पेरिस होता हुआ लंदन से इस्तांबुल तक है, ठीक है। और फिर आगे इसको प्रस्तावित भी किया है बैंकॉक तक, जो वाया ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार होते हुए ये बैंकॉक जाएगा, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है, ठीक है। अभी तक ये जो है कहाँ से कहाँ तक है स्टूडेंट, लंदन से इस्तांबुल तक ही है, या पेरिस से इस्तांबुल तक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका रहेगा। इसके अथवा में दिया हुआ है, निम्न समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर 2 मार्ग हैं, पहला उत्तमाशा अंतरीप और दूसरा आपका दक्षिणी अटलांटिक। तो उत्तमाशा अंतरीप कौन सा है, उत्तमाशा अंतरीप जो जलमार्ग है वो कौन सा है, यूरोप से फिर अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर फिर दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया में जो लोग आते थे, यानी अफ्रीका के चारों ओर से जो अपन चक्कर लगा के आएंगे, वो उत्तमाशा अंतरीप जो है जलमार्ग कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है, कितनी इसकी लंबाई है, किस प्रकार से है, तो ये आप उसमें देख लेना। दूसरा आपका दक्षिणी अटलांटिक है। तो ये जो है अफ्रीका के पूर्वी, जो पश्चिमी तट है अफ्रीका का, उससे हमें दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से जोड़ता है। जैसे अफ्रीका के केप टाउन को ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो और अर्जेंटीना के जो है ब्यूनस आयरन्स आदि को जोड़ता है। तो ठीक है, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा है 15 का, भारत में पाए जाने वाले निम्न खनिजों पर टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर आपके 2 खनिज हैं, बॉक्साइट और अभ्रक, ठीक है। यानी इन दोनों के बारे में बताना है कि कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है, ठीक है, कितना उत्पादन होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी, और क्या क्या इन दोनों का उपयोग होता है वो भी, ठीक है। इसके अथवा में भारत में पवन ऊर्जा के विकास का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके विकास का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी रहेगा। लास्ट में आपको याद रखना है कि लास्ट में जो है आपके 2 प्रश्न रहेंगे 19 और 20, ठीक है, जो मैप से रिलेटेड है। तो वो मैंने मैप जो है इसमें समझाए हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, और मैप जो है आपको ज़रूर देखकर जाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो उससे आपको लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य समूह नियोजन से क्या अभिप्राय है, और इन क्षेत्रों जो है कौन से क्षेत्रों में ये कार्यक्रम सम्मिलित है। तो लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह जो है वो इसके बारे में आपको देखना है और बताना है कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या इसमें रहेगा, ठीक है। तो वो आप सब बताओगे। यहाँ पर इसको मोस्ट कर लेना भाई, भरमौर जनजाति विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य बताएं, तो ये मोस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन सा हो जाएगा, एक और हो जाएगा पर्वतीय, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा सूखा संभावित। तो ये तीनों हैं, इन तीनों को आपको अच्छे से जो है याद करने हैं, तैयार करने हैं। इन तीनों में से एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तीनों आप याद कर लोगे, इन तीनों में से जो है आपको मिल जाएगा। अब अपन खंड द स्टार्ट करते हैं। निबंधात्मक प्रश्न है आपके, 2 निबंधात्मक आएंगे। पहला निबंधात्मक प्रश्न हमारा है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से ये पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। यानी ये कथन जो है, इस कथन के बारे में बताना है। तो ये कथन जो है सही है। देखो, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। परंतु अगर अपन बात करें औद्योगिक दृष्टि से, तो अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है स्टूडेंट। इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर देखो पैसों का अभाव है, जलवायु जो है वो भी उनके अनुकूल नहीं है, धरातलीय बनावट, ठीक है। इसके अलावा और आर्थिक और सामाजिक कारण भी हैं, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं, इन कारणों की वजह से अफ्रीका जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें आप इसमें लिखोगे। दूसरा है, अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख नगरों की परिधि क्षेत्र में ही क्यों है। तो ये उच्च प्रौद्योगिकी वाला है, ये महानगरों के। तो देखिए, इसमें भी क्या है, कई कारण रहते हैं, क्योंकि महानगरों में जो है टेक्नोलॉजी या जो तकनीकी उद्योग होते हैं उनकी स्थापना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाती हैं, साथ ही उनको बाज़ार भी उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है।
और पूंजी निवेश वगैरह वो भी आसानी से मिल जाता है। तो यही कारण होता है कि ये ज़्यादा उद्योग, ऐसे उद्योग जिनमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वो हमेशा नगरों के आसपास वाले क्षेत्रों में ही या उसकी परिधि के अंदर ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 18 हमारा है, भारत में चावल की कृषि का वर्णन जो है निम्न बिंदुओं के अनुसार कीजिए। तो 3 बिंदु हैं, फसल परिचय, जलवायु दशाएं और उत्पादन। तो वैसे तो ये चावल के बारे में जो है 2023 में स्टूडेंट पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पर आपको गेहूं के ऊपर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, गेहूं के ऊपर विशेष ध्यान देना है। गेहूं का जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है भाई चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, और ये जो है कितनी किस्में होती हैं वो सब इसके बारे में आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जलवायु, कितनी जलवायु चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कितना तापमान चाहिए, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। उत्पादन क्षेत्र, भारत में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो वो क्षेत्र, वो सभी राज्य जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा, इसके अथवा में है, भूमि को स्वामित्व के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यह खंड जो है वो शुरू होता है और नंबर 19 है, दिए गए विश्व की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए। तो ये हवाई पत्तन है आपके चेन्नई, लंदन, मॉस्को और शिकागो। तो ये आपको पता ही है, ये आपका इंडिया में है। ठीक है, लंदन आपका इंग्लैंड में है, ये रूस में है। ठीक है, और ये आपका यूएस में है। ठीक है, तो अब आइए वर्ल्ड के मैप में देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि शिकागो है। देखो यहाँ जो इसमें आपको ये देखना है कि जहाँ ये तीर का निशान लगा हुआ है, इस तीर के निशान पर जो आखिर में है, ठीक है, वो आपके जो है पॉइंट है स्टूडेंट। ठीक है, जहाँ आखिर में, ठीक है, यानी जहाँ ये तीर का आखिरी कॉर्नर है पीछे वाला, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये आपका देखो अमेरिका हो गया, यहाँ पर शिकागो है। यहाँ पर आपका जो है इंग्लैंड है, तो यहाँ पर लंदन हो गया। ये यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है आपका वो किसका है, ऊपर वाला हिस्सा वो रूस का है। ठीक है, यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है वो किसका हो जाता है, रूस का हो जाता है। तो मॉस्को यहाँ है। ठीक है, उसके बाद में चेन्नई, तो चेन्नई जो है श्रीलंका के पास ही आपका स्थित है स्टूडेंट। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिए गए भारत की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाने हैं। तो हजारीबाग है, बालाघाट है, खेतड़ी और कटनी है। तो ये कहाँ कहाँ है, तो देखो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, ये आपका एमपी में है, ये भी आपका एमपी में है, और ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो अब आइए भारत के मैप में भी इसको देख लेते हैं। तो भारत के मैप में भी वही है, जहाँ पर ये जो तीर हैं, इन तीर की जो लास्ट लाइन है, ठीक है, जहाँ ये लास्ट है, तो ये वाले जो लास्ट भाग है, ये सभी भाग जो यहाँ स्थित हैं। कटनी आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बालाघाट, ये दोनों देखो स्टूडेंट, ये दोनों एक ही सिद्ध में है। बस फ़र्क इतना है कि जो आपका बालाघाट है वो आपकी ये जो कर्क रेखा आपको दिख रही होगी ना, इस कर्क रेखा के नीचे की तरफ है। ठीक है, ये आपकी जो यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये लाइन कौन सी है, कर्क रेखा है। तो बालाघाट है वो कर्क रेखा के नीचे है, और कटनी जो है वो ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर आपका खेतड़ी हो गया। ठीक है, ये वाला खेतड़ी हो गया, ये वाला आपका हजारीबाग झारखंड में स्थित है। ठीक है, और ये आपका बालाघाट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए मॉडल पेपर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।